From the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है, एलिमिनेशन मेथड हमें आता है। मैं आपको इन प्रॉब्लम को करके दिखाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। जब भी हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम आती है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्वेश्चन को पढ़ना है हमें, वहाँ से जो अननोन क्वांटिटी होंगी जो हमें नहीं पता है उनको हम x और y मानेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उन इक्वेशन को किसी भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, सबसे पहला पार्ट, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ओके, दो तरह के चार्ज की बात हो रही है। एक तो चार्ज है एक फिक्स चार्ज, तो ये मैंने मान लिया लेट द फिक्स चार्ज फॉर फूड इन मैस इज ₹x। ठीक, अगर आप मैस में फूड लेते हैं तो एक तो फिक्स चार्ज लगेगा ₹x और इसके बाद एक वेरिएबल चार्ज होगा, एक एडिशनल चार्ज होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने दिनों तक वो फूड लिया है। ठीक है, तो मैंने माना कि लेट द एडिशनल चार्ज फॉर 1 डे। एक दिन के लिए मैंने माना कि अगर मैं एक दिन वहां पर फूड लेता हूं तो वहां पर कितना चार्ज लगेगा 1 डे का, कितना ₹y। ठीक, अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब भी स्टूडेंट फूड लेगा तो एक तो फिक्स चार्ज लगेगा और बाकी का जो एडिशनल चार्ज है वो डिपेंड करेगा कितने दिन उसने लिया। ठीक, वो डेज कितने गिवन हैं? 20 डेज। 1 डे का चार्ज कितना है? y, तो 20 डेज का कितना होगा? 20y। और ये दोनों मिलाकर उसने कितना दिया? ₹1000। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर से आगे पढ़िए। Whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180। फिर से देखिए, एक तो फिक्स चार्ज लगा होगा उस पर और 26 डेज के लिए कितना? 1 डे के लिए y है तो 26 डेज के लिए कितना? 26y और इसको मिलाकर उसने कितना दिया? 1180। ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करना चाहता हूं बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसको सॉल्व करने का तरीका आप देखिए कैसे करना है। सबसे पहले x + 20y, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको इधर लिख लीजिए, लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म बना लीजिए ax + by + c की फॉर्म में। ठीक, इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी मैं यहीं पर लिखता हूँ, x + 26y - 1180 = 0। ये आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड आप देखिए क्या करना है, जो मेरा अपना मेथड हो सकता है। x लिखना है आपको, y लिखना है और यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है और इक्वल्स टू यहाँ 1 लिखना है। ठीक, फिर से x लिखेंगे, y लिखेंगे, y के साथ किसका साइन लगाएंगे? ऑलवेज माइनस, और साथ में यहाँ पर इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे? 1। अब इनके नीचे मैं यहाँ पर कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने वाला हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। जब भी मैं x के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो मैं x वाली क्वांटिटी को छिपा दूंगा। ठीक, मतलब इसको छोड़ दूंगा, तो मेरे पास जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है। इसमें क्रॉस कराना है 20 का मल्टीप्लाई इससे। ठीक, मीन्स 20 × 1180 और ये कैसा है? माइनस का, यही तो है। ठीक, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस में लिखेंगे 26 × क्या? 1000। ठीक, इस तरह से लिखेंगे।
पहला फिर से सुनिए, x के नीचे मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, x को छोड़ दूंगा, बाकी ये दोनों क्वांटिटी बची, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय किससे, -1180, और 26 मल्टीप्लाई बाय किससे, माइनस का 1000। ठीक, ये कहिएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, y के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो y के नीचे जब कराएंगे तो y को छोड़ देंगे, क्या बचा मेरे पास, ये क्वांटिटी बची। तो यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इस क्वांटिटी से। तो देखिए क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1180। ठीक, बीच में फिर किसका साइन आएगा, ऑलवेज माइनस का। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई -1000 से, ये फिर से देखिए यहां पर ये, अच्छा यहां पर ठीक है, यहां पर भी क्या चल रहा है, -1000। ठीक, फिर से देखिए x के नीचे आप क्या करेंगे, दिस इंटू दिस। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जब y की बात होगी तो आप किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, दिस इंटू दिस। तो आप ये बात याद रखिए, मैं ऑलवेज जब मल्टीप्लाई कराता हूं तो पहले मैं ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कराता हूं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। जब मैंने इसका कराया था तब भी ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे कराया था। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, 1/1 जब आप लिखेंगे तो किसको छोड़ देंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी को छिपा दिया मैंने। अब मेरे पास यही तो बचा, अब इसका क्रॉस कराना है तो 1 का किससे कराएंगे, 1 का 26 से, माइनस 1 का किससे कराएंगे, 20 से। इस तरह से कराना है आपको। ठीक, फिर से देखिए एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो मैथ्स में फूड के लिए लगता है फिक्स चार्ज दैट इज x। ठीक, और एक लगता है एडिशनल चार्ज, पर डे मैंने माना कि कितना लगता होगा, y। ठीक, अगर मैंने 20 डेज के लिए फूड लिया तो एक तो फिक्स चार्ज लगा होगा x, और 20 डेज के लिए कितना, 20y, और ये टोटल मिलाकर मैंने कितना दिया, 1000। ठीक है, सिमिलरली एक फिक्स चार्ज लगा, 26 डेज के लिए कितना लगा होगा, 26y, दोनों को मिलाकर मैंने कितना दिया, 1180। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इस कांस्टेंट क्वांटिटी को इधर लाकर लिख लीजिए। ठीक, जनरल फॉर्म बन गई। कौन सी जनरल फॉर्म है सर, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में मुझे इक्वेशन चाहिए, वो मैंने लिख ली दोनों। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कराने के लिए आपको लिखना होता है x, इसके बाद माइनस का y, और इसके बाद 1, ये लिख लिया। अगर आप यहां माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूं, ऑलवेज ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कराता हूं ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे कराता हूं। ये आपने देखा कैसे, जब मैंने x के नीचे लिखा तो x के नीचे मैंने किसको लिखा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे तो कराया। अच्छा, जब मैंने y के लिए लिखा तो मैंने फिर से यही किया, दिस इंटू दिस, मतलब मैं पहले नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कराया, इसके बाद 1 इंटू दिस ऊपर की तरफ कराया। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम यहां माइनस नहीं लगाना चाहते, तो आपको पहले किधर से कराना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ और फिर ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन वो मुझे याद रखना पड़ेगा, तो मैं वो याद नहीं रखना चाहता। मैं सिर्फ एक सिंपल सी स्टेटमेंट बताता हूं आपको ऑलवेज कहां कराना है, ऊपर से नीचे की तरफ आइए, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। ठीक, इसी तरह से जब 1 के नीचे लिखेंगे तो यहां पर देखिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको छुपाया, ये बचा। अब इनके कोएफिशिएंट का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 3 और 2 3 6 0, ये माइनस का चल रहा होगा, और साथ में माइनस में क्या चल रहा होगा, माइनस माइनस प्लस, कितना, 2 6 000। ओके, इसके बाद y वाला सॉल्व कीजिए, माइनस का 1180। ठीक, माइनस माइनस क्या, प्लस क्या, 1000। ओके, इसके बाद 1 वाला सॉल्व कीजिए, 26, और इसमें से माइनस हो रहा हुआ क्या, 20, ये क्वांटिटी। ठीक,
अच्छा, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x अपॉन में इसमें से इसको माइनस कराइए, कितना बचेगा? 2400। अच्छा, और यहाँ पर माइनस y अपॉन यहाँ कितना माइनस का, अच्छा, और यहाँ पर बताइए कितना 6। ठीक, ये क्वांटिटी आ गई। सिंपल कैलकुलेशन है वो आप कहीं पर कर सकते हैं रफ में। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। अब क्या बचा? x अपॉन 2400 इक्वल्स टू y अपॉन में क्या 180 और इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। जब ये आपके सामने इक्वेशन आ जाएगी तो इस इक्वेशन में आपको 1 बाय 1 पहले x किसके इक्वल रखना है? इस कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल। इसके बाद इस y को कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये तीनों इक्वेशन आपस में कैसी हैं? इक्वल है ना। तो मैं पहले क्या कर सकता हूं? x अपॉन 2400 को किसके इक्वल रख दूंगा? 1 बाय 6 के। इसके बाद में क्या करूंगा? y अपॉन 180 को किसके इक्वल रख दूंगा? 1 बाय 6। ऑलवेज x वाला टर्म और y वाला टर्म दोनों ही किसके इक्वल रखे जाएंगे? कांस्टेंट के इक्वल। ठीक, यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको x ऐसे ही ठीक है, 2400 अपॉन में क्या 6, ये इधर लेकर आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा, इसको सॉल्व करिए। y इक्वल्स टू 180 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अपॉन में क्या 6, तो ये कितना आ जाएगा? 30। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये 1 डे का चार्ज होगा इतना रुपीस, और ये मेरे पास एक फिक्स चार्ज होगा जो लगेगा ही लगेगा, दैट इज रुपीज 400। ठीक, तो जब आपके सामने इस तरह की इक्वेशन आती है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो कांस्टेंट क्वांटिटी को इधर लिखना है, इसके बाद x माइनस वाई और 1 लिखना है। जिसके नीचे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है उसको छुपाइए, बाकी जो बचा उन कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई कराते वक्त आपको पहले ऊपर से नीचे देखना है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। बस ये आप याद रखिए। उसके बाद इस कैलकुलेशन को केयरफुली करना है तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड पार्ट पर ध्यान दीजिए। देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. ठीक, क्वेश्चन में मुझे बात करनी है फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन में होता है एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो मैंने माना कि न्यूमरेटर वहाँ पर रहा होगा कितना x, और जो डिनोमिनेटर है वो मैंने माना कितना y। तो जो फ्रैक्शन इन दोनों को मिलाकर बनेगा वो रहा होगा x अपॉन y। ये ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आप, इस फ्रैक्शन में उसने कहा है क्वेश्चन में कि अगर ये जो फ्रैक्शन है ये 1/3 बन जाएगा। कब? जब इसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, दिस फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from numerator. This fraction become 1/3 when 1 is subtracted from numerator. ये बनेगा। ठीक, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी? इस 3 का मल्टीप्लाई यहां कराइए, कितना आएगा 3x माइनस 3। इस y का मल्टीप्लाई यहां कराइए y, तो 3x माइनस y और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक, ये मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद सेकंड देखिए आप, ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाएगा 1/4। कब? जब 8 मैं ऐड कर दूंगा कहां पर? डिनोमिनेटर में। फिर से चल रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फ्रैक्शन ये बन जाएगा 1/4। कब? जब मैं ऐड कर दूंगा 8 कहां पर? डिनोमिनेटर में। ठीक, ये बात आ रही है समझ में? अब इसके बाद इस 4 का मल्टीप्लाई यहां कराइए 4x, और ये y प्लस 8 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद 4x माइनस का y और माइनस का 8 इक्वल्स टू, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में उसने कहा है एक फ्रैक्शन है तो ऑफ कोर्स वहां पर एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, वो मैंने xy मान लिया। ठीक, अब उसने क्वेश्चन में कहा कि अगर ये फ्रैक्शन
1/3 बनाया जा सकता है कब? जब न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, या ये फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है कब? जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें। इनको थोड़ा सा सॉल्व किया, मेरे सामने 2 इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, लेकिन हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। अदरवाइज ये कोई और मेथड हमारे पास ऐसे हैं जिनसे ये बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो ये फटाफट से हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। 3x माइनस वाई माइनस 3, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 8, 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये 2 इक्वेशन है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे x, इसके बाद इक्वल का साइन, माइनस का y, इसके बाद फिर से इक्वल का साइन, और इसके बाद 1। एक इस तरह का फ्रैक्शन बनाएंगे इक्वल में। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे सर? देखो बिल्कुल आसानी से, x के नीचे जब आप लिख रहे हैं तो x वाले टर्म को छिपा दीजिए, जो बचा उसका क्या कराना है? क्रॉस, और उसमें पहले ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कराना है, याद रखेंगे। ठीक, क्या दिखाई दे रहा है मुझे? -1 है ना। -1 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? ऐसे ही तो होगा। ठीक, और फिर इसके बाद -1 का मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय -3, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में किसका साइन होगा? ऑलवेज माइनस का। ये समझ आया आपको? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट y की बात करनी है, तो इसका मतलब y वाला टर्म मुझे छिपा देना है, या मैं कहूँ उसको मुझे छोड़ देना है। जो बचा उसका मुझे क्या कराना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई किससे? -8 से, माइनस 4 का मल्टीप्लाई किससे? -3 से। ये ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो ये छुप गया। अब ये बचा, तो 3 का मल्टीप्लाई -1 से, -4 का मल्टीप्लाई -1 से, ये x अपॉन दिस क्वांटिटी इज +8 एंड माइनस दिस क्वांटिटी इज +3। ओके, -y ऐसे ही ठीक है। ये कितना? -24 माइनस माइनस प्लस दिस इज 12। ओके, इसको सॉल्व करिए। -3 माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज 4। ठीक, ये तो हमें करना आता है। अब इसके बाद x अपॉन ये 5 आ जाएगा, और ये -12, और ये कितना? 1। ठीक, जब आप इस स्टेप पर आ जाते हैं तो ये माइनस का साइन कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक, जब इस स्टेप पर आ जाएंगे इसके बाद क्या करना होता है? बिल्कुल आसान वाला स्टेप है। एक बार x वाले टर्म को इस लास्ट वाले के इक्वल रखिए, एक बार y वाले को रखिए, और यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखना कैसे करेंगे। x अपॉन 5 है, इसको इक्वल रखेंगे किसके? इस क्वांटिटी के। ठीक, फिर से एक बार इस टर्म को रखेंगे, y अपॉन 12 को 1/1 के। ठीक, यहाँ से ये 5 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी? और यहाँ से ये 12 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू 12। ये ठीक, न्यूमरेटर मैंने किसको माना था? x को, और डिनोमिनेटर, तो मेरा फाइनली फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो रहा होगा 5 अपॉन में क्या? यही तो था फ्रैक्शन x अपॉन y, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा? 5/12। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 4th, और इसका है पार्ट 3। देखिए ध्यान दीजिए। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1 मार्क्स का लॉस हो जाता है उसे अगर वो रॉन्ग आंसर देता है, 3 मार्क्स का बेनिफिट होगा अगर वो राइट आंसर देता है। ठीक, तो 2 तरह के आंसर वो दे रहा है, और वो पूछ रहा है इस तरह के कितने क्वेश्चन उसने क्वेश्चन पेपर में रहे होंगे। ठीक, तो मैंने माना लेट द यस स्कोर्ड या यस गॉट राइट आंसर इन x क्वेश्चंस। ठीक है, तो यस
नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? x। ठीक, और जो रॉन्ग उसने आंसर किया जिनमें, वो रॉन्ग आंसर वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहे होंगे? मैंने माना कितना? y। ठीक, अब आप चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन में कहा है कि उसके 40 मार्क्स आए। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 फॉर रॉन्ग आंसर। मैंने माना कि उसने कितने क्वेश्चन किए थे? x। ठीक, एक क्वेश्चन जब वो सही करता है तो उसको मिलते हैं 3 मार्क्स। अगर उसने x क्वेश्चन राइट किए होंगे तो कितने मार्क्स मिले होंगे? 3x। कितने? 3x। ये बात आई समझ में? ठीक, अब इसके बाद 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। कब? जब वो एक रॉन्ग क्वेश्चन करता है। अगर उसने y क्वेश्चन रॉन्ग किए होंगे तो कितने मार्क्स डिडक्ट हो गए होंगे? 1y। ठीक, ये माइनस हो गए होंगे 1y, और इन दोनों को मिलाकर उसे कितने मार्क्स मिले? 40। फिर से सुनिए, मैंने x और y किसको माना है? मैंने माना कि उसने जो क्वेश्चन पेपर में राइट आंसर किए वो कितने हैं? x। एक राइट आंसर पर 3 मार्क्स मिलते हैं, तो x राइट आंसर पर कितने मिले होंगे? 3x। ये बात आई समझ में? फिर से मैंने माना कि उसने y क्वेश्चन ऐसे किए जिनके रॉन्ग आंसर थे, रॉन्ग आंसर दिए उसने। ठीक, तो एक रॉन्ग हो जाने पर -1 डिडक्ट होता है, तो y रॉन्ग हो जाने पर कितना डिडक्ट होगा? माइनस का 1y, ये इसमें से। ठीक, और टोटल आंसर कितना? 40। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद आप फिर से चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन में कहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन रिड्यूस फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो मैंने क्वेश्चन में क्या माना है कि उसने कितने क्वेश्चन राइट आंसर वाले किए होंगे? x। अगर एक क्वेश्चन राइट आंसर के लिए, एक राइट आंसर के लिए अगर 4 मार्क्स मिलें तो x क्वेश्चन के लिए कितने मिलेंगे? x राइट आंसर के लिए 4x। ये ठीक, और उसने कहा है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 2 मार्क्स डिडक्ट होगा इसमें से। ठीक, तो अगर आपने y रॉन्ग किए होंगे तो कितना डिडक्ट होगा? 2y, है ना? तो ये डिडक्ट होगा, डिडक्ट मतलब माइनस होगा कितना? 2y, और इन दोनों को मिलाकर उसने कितना स्कोर किया? 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पहले आप ये बताइए इक्वेशन समझ में आ गई कैसे करनी है? ठीक, इसके बाद हमें इसको किसी एक मेथड से सॉल्व करना है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। तो पहले तो हमें बनाना होता है इनको जनरल फॉर्म में, 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल्स टू 0, और इसको भी बनाते हैं 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये दो इक्वेशन हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं? तो आंसर है, सबसे पहले तो x लिख लेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इसके बाद माइनस y लिख लेंगे, फिर इसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, इसके बाद 1 लिख लेंगे, और ये जो लिखा गया है इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए जाएंगे। ठीक, जब x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, x के नीचे कुछ लिखना है, तो हमें इनका कराना होगा, y वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट का। तो -1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? -50 से। ठीक, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ -1 इंटू -50 और बीच में माइनस का साइन, फिर इसके बाद -2 इंटू -40। ठीक, अब जब y वाला जब मुझे कराना है तो y वाला छिपा दिया मैंने। अब ये बची क्वांटिटी, ठीक, इनका क्रॉस ऊपर से नीचे, 3 का मल्टीप्लाई -50 से, -4 का मल्टीप्लाई -40 से, ये। इसके बाद कांस्टेंट क्वांटिटी छिपाया मैंने, ये क्वांटिटी बची, इसका क्रॉस कराइए, 3 इंटू -2 -4 इंटू -1। समझ आ रहा है कैसे करते हैं क्रॉस? ठीक, अब इसके बाद x अपॉन, इसको सॉल्व करिए, 50 और ये क्वांटिटी 80। अच्छा, अब इसके बाद -y अपॉन -150 माइनस ये माइनस माइनस प्लस ये 160 आया इक्वल्स टू 1 अपॉन ये -6
और ये माइनस माइनस प्लस 4। ये कैलकुलेशन तो आपको करनी आती है, मेन बस क्वेश्चन में ये समझने वाली चीज़ होती है। ठीक, इसके बाद x अपॉन माइनस 30 माइनस वाई अपॉन प्लस 10 एंड 1 अपॉन कितना माइनस 2। ये ठीक लिखा मैंने? ठीक है। अब इसके बाद x वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट के इक्वल रखना है। ठीक है, लिखता हूँ x अपॉन माइनस 30 इक्वल रखा जाएगा 1 अपॉन माइनस 2 के। ठीक है, x वाला टर्म कांस्टेंट वाले के इक्वल। अब यहाँ से ये माइनस 30 यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो माइनस 30 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का आंसर कितना आ गया 15। ये x का आंसर आ जाएगा। इसके बाद y वाली क्वांटिटी को रखिए, माइनस वाई अपॉन 10 किसके इक्वल 1 अपॉन माइनस 2। ठीक, यहाँ से ये माइनस यहाँ लिख सकता हूँ और ये माइनस 10 यहाँ ले जा सकता हूँ, तो y इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना 5। तो इस बात का मतलब ये है कि उसने राइट जो आंसर दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन कितने रहे होंगे 15, और जो रॉन्ग आंसर किए होंगे वो 5। तो इसका मतलब 20 क्वेश्चन टोटल पेपर में रहे होंगे। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? इस तरह से करना है। और ये माइनस का साइन यहाँ क्यों आया था ये समझ में आ रहा है? जो करेक्ट वो आंसर करेगा उस स्कोर में से डिड्यूज किया जाएगा, लॉस कर देगा वो। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं जैसे नेगेटिव मार्किंग आप कहते हो कि आप जो सही आंसर दोगे जो मार्क्स आएंगे, अगर आप गलत करोगे तो सही आंसर वाले में से उतना मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, जिसको आप नेगेटिव मार्किंग कहते हो। ठीक है, इस तरह से करना है। अब इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो है इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, और इसको मैं किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए ध्यान दीजिए, प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक, इसका मैं यहाँ एक छोटा सा एक फिगर बनाकर आपको समझाता हूँ, आपको सारी बात समझ में आएगी। देखिए, एक प्लेस है A और एक प्लेस है B। ये दोनों प्लेस हाईवे पर कितनी डिस्टेंस पर हैं? 100 किलोमीटर अपार्ट। ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर हैं। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे, ऑन वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। ओके, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। ठीक, देखिए कैसे करना है। A B ये हैं 100 किलोमीटर पर एक दूसरे से। ठीक है, पहला केस, इन द सेम डायरेक्शन, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक कार A स्टार्ट करती है इस डायरेक्शन में, ठीक, एट द सेम टाइम B स्टार्ट करती है, वो भी इसी डायरेक्शन में चलती है, और वो दोनों एक दूसरे को जाकर मिल जाते हैं कितने टाइम बाद? आफ्टर 5 आवर्स। ठीक, लेकिन वो जब चलना स्टार्ट करते हैं तो वो डिफरेंट स्पीड से चलते हैं। तो मैंने माना कि लेट द स्पीड ऑफ कार A कितनी? x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार B ये मैंने माना y किलोमीटर पर आवर। ठीक, इतनी बात तो आ गई समझ में। अब देखना ध्यान से, फॉर कार A, मैं कार A के लिए बातें कर रहा हूं पहले, तो सबसे पहले देखना, सबसे पहली चीज स्पीड कितनी है उसकी बताइए। ठीक, उसे डिस्टेंस कितनी चलनी है ये हम जानना चाहते हैं। ओके, हमें अभी नहीं पता है कि उसने कितनी डिस्टेंस चली। टाइम बताइए, उसे कितने टाइम तक चलना है? 5 आवर। इतनी बात आती है आपको समझ में? कार A की स्पीड कितनी है? x, उसे कितने टाइम तक चलना है? फिर तो वो मीट कर जाएगा, उसके बाद रेस खत्म। ठीक, टाइम 5 आवर। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है?
और टाइम कितना है, तो बताइए कार ए ने कितनी डिस्टेंस चली होगी, 5x। ये बात आई आपको समझ में? तो इसका मतलब कार ए ने जब यहां से चलना स्टार्ट किया था तो उसने डिस्टेंस चली 5x। क्लियर है यहां तक बात? अब इसके आगे बढ़ूं? ठीक। अब मैं प्यारे बच्चों बात कर रहा हूं फॉर कार बी। कार बी के लिए स्पीड बताइए कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक। टाइम बताइए कितनी देर तक वो भी चलेगी, क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम चलना शुरू हुए थे और आफ्टर 5 आवर मीट हुए थे। ठीक। तो बताइए डिस्टेंस कितनी चली होगी उसने, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो कितना? तो इसका मतलब जब बी ने चलना स्टार्ट किया होगा तो बी जब इधर गया होगा तो वो टोटल चला होगा 5 कितना। ठीक। फिर से सुनिए, कार ए स्टार्ट करती है, ठीक, x की स्पीड से चलती है 5 आवर तक, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी जब तक वो मिली होगी उससे, उससे पहले वो कितनी डिस्टेंस चल चुकी होगी, 5x। इसी तरह से b ने कितना चला होगा, 5y। इस बोर्ड पर इस फिगर को देखकर क्या हम कोई एक इक्वेशन बना सकते हैं? आंसर है यस, बना सकते हैं। वो ये कि ये टोटल 5x है यहां से यहां तक लाइन, ठीक, ये किसके इक्वल है, 100 प्लस 5y के। किसके इक्वल है, दिखाई दे रहा है? ये टोटल 5x है और यहां ये किसके इक्वल होगा, 100 प्लस 5y के इक्वल। तो यहां पर मैंने लिख लिया 100 प्लस 5y। ठीक। इस 5y को मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए यहां पर लिख देता हूं। ये b ने यहां से यहां तक कितना चला डिस्टेंस, 5y, तो 100 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5x। ये इक्वेशन समझ आ गई? अब इसके बाद ये 5x ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल्स टू में क्या, 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं। 5 कॉमन लिया मैंने, x माइनस वाई और इक्वल्स टू 100 चल रहा है, 5 से डिवाइड करा दीजिए, कितना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन बनाना आया या नहीं आया? फिर से देखो, कार ए और बी दोनों की स्पीड है, एक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है y किलोमीटर पर आवर। अगर कार ए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक 5 आवर तक अगर वो चलती रहेगी तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड इनटू टाइम कराया, कितनी डिस्टेंस चल लेगी वो, 5x यहां तक। ठीक। इसी तरह से अगर कार बी की बात करूं, y की स्पीड से 5 आवर तक चलना है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, यहां से लेकर यहां तक 5y। अब जब मैंने बोर्ड पर देखा तो यहां से यहां तक 100 है, यहां से यहां तक 5y डिस्टेंस है। ये दोनों मुझे दिखाई दे रही हैं कि इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 5x के। वो फिर इधर आकर इक्वेशन बन जाएगी। ये समझ आया? अब इसके बाद सेकंड सिचुएशन दिखाता हूं मैं आपको क्या है। ये सिचुएशन कब के लिए थी, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, फॉर सेकंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद लिखता हूं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। ठीक। जब वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तब क्या होता है, ध्यान देना। कार ए और ये है कार बी। कार ए एक्स की स्पीड से 1 आवर तक चलना है उसको। ठीक। तो बताइए डिस्टेंस कितनी होगी फॉर कार ए। स्पीड कितनी रखेगी वो अपनी, x किलोमीटर, और टाइम कितना चलना है उसको, 1 आवर। तो डिस्टेंस कितनी चलना होगा उसे, x इंटू 1, स्पीड इंटू टाइम, तो कितना, x। कितना, x। तो इसका मतलब कार ए चलेगी ऐसे और x किलोमीटर चल लेगी वो। ठीक। अब कार बी की बात करिए, फॉर कार बी स्पीड कितनी है उसकी, y किलोमीटर पर आवर। ठीक। कितने टाइम तक चलना है उसे, 1 आवर। तो बताइए डिस्टेंस कितनी,
डिस्टेंस y इंटू 1 कितनी आ जाएगी y। तो वो इधर से चलना स्टार्ट हुआ होगा और उसने कितना चला होगा y किलोमीटर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी 100 किलोमीटर। बोर्ड पर देखकर क्या पता चलता है, क्या डिस्टेंस है, क्या इक्वेशन बनेगी? हाँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से x प्लस वाई अगर हम कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाता है 100 के। ये समझ आया? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ठीक, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ये सेकंड। अब मेरे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और दूसरी ये इक्वेशन है। एक और इक्वेशन हम निकाल चुके हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। इसको मैं सॉल्व करता हूँ किसी एक मेथड से, और सबसे इजी वाला मेथड मेरे पास कौन सा होगा? एलिमिनेशन। दिस इज 2x एंड दिस इज, सो आंसर इज 60 किलोमीटर कार ए की ये स्पीड रही होगी। और ये जो x की वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ। सपोज करिए मैंने पुट किया फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, x की वैल्यू 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो y का आंसर कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इस क्वेश्चन में दो बातें की गई थी, फिर से सुनिए। ये एक हाईवे है जो कि 100 किलोमीटर पर है, एक दूसरे पर दो प्लेस हैं A और B। ठीक, इस पे कार A इस डायरेक्शन में मूव करती है, कार B भी इसी डायरेक्शन में मूव करती है। कार A x की स्पीड से 5r तक चलती है तो उसकी डिस्टेंस 5x, कार B y की स्पीड से जाती है 5r तक तो उसकी डिस्टेंस 5y। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये दोनों का सम किसके इक्वल? 5x के। तो हमने लिखा 5x इक्वल्स टू 100 प्लस 5y, और यहाँ से सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगी। सेकंड सिचुएशन सुनिए ध्यान से फिर से। सेकंड सिचुएशन में फिर से A और B ऐसे ही, ठीक है, ये 100 किलोमीटर है। ओके, अब इस बार पहले कार A और B सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन अब वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ऐसे। ठीक, कार A x की स्पीड से 1r तक चलती है तो उसकी डिस्टेंस कितनी? कार B y की स्पीड से 1r तक चलती है तो उसकी डिस्टेंस y चले। अब यहाँ पर फिगर को देखकर ये पता चलता है कि x प्लस y कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल? 100 के इक्वल। यहाँ से बन जाती है सेकंड इक्वेशन। और मेन पर्पस इक्वेशन को समझाना है, कैलकुलेशन तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। एक्सरसाइज है 3.5, क्वेश्चन नंबर 4, इसका है पार्ट 5th। The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। दो क्वांटिटी की बात हो रही है, एक तो बात हो रही है लेंथ की और एक हो रही है ब्रेड्थ की। ठीक, तो मैं लेंथ को x मान लूँगा और ब्रेड्थ को y मान लूँगा। ठीक, लेट द लेंथ बी x, क्या मीटर? ओके, स्क्वायर यूनिट। तो ये मैंने माना इतना यूनिट, x यूनिट उसकी रही होगी लेंथ, और जो ब्रेड्थ होगी उसकी वो मैंने मान ली प्यारे बच्चों y यूनिट। ठीक, लेंथ और ब्रेड्थ कितनी कितनी? x एंड y। अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है तो इसका एरिया निकाला जाता होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, x इंटू वाई। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं चलूँगा और दो इक्वेशन वहाँ से बनाऊँगा और उसको किसी भी एक मेथड से सॉल्व करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने कहा है कि अगर आप लेंथ को रिड्यूस कर देते हो बाय 5, लेंथ क्या है? x, अगर इसको रिड्यूस कर देते हो यानी माइनस कर देते हो इसमें से क्या? 5। ठीक, और ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज कर देते हो बाय कितना? 3, y में 3 ऐड करते हैं। पहले लेंथ कितनी थी? x, वो कह रहा है x में 5 कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, और ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज कर दीजिए। तो जो आपका पहले एरिया था, पहले एरिया क्या था?
उसमें वो कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9, तो जो आपका पहले एरिया था वो 9 कम हो जाएगा। ये आपको स्टेटमेंट समझ आया? फिर से लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो एरिया कितना हुआ करता था? वो कह रहा है अगर लेंथ में से आप -5 कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए 5, और ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज कर दीजिए, तो आपका जो पहले एरिया था उसमें से कितना कम हो जाएगा? 9। ये ठीक, यहां से एक इक्वेशन बनेगी। इस x का मल्टीप्लाई पहले यहां करा रहा हूं, तो आएगा xy प्लस 3x, -5 का मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो -5y एंड -15, और इधर क्या चल रहा है? xy माइनस, ये आ जाएगा। xy से xy कैंसिल आउट, ठीक बेटे। अब क्या बचा? 3x माइनस 5y, ये माइनस का 15 है और इधर +9 और आ जाएगा, ठीक। ओके, चलिए देखते हैं किसी और मेथड से कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हमें कराना हो तो कांस्टेंट इधर ही रखते हैं, और किसी और मेथड से कराना हो तो उधर रखा जा सकता है, ठीक है। -15 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वांटिटी इधर कितनी बचेगी? 6। ये मेरे पास आया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, इसी तरह से एक और कंडीशन वहां पर गिवन है, वो कंडीशन देख लेते हैं क्या है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर आप लेंथ को कितना इंक्रीज कर देते हो? बाय 3 यूनिट, लेंथ में 3 इंक्रीज कर दीजिए, और ब्रेड्थ में कितना इंक्रीज? इंक्रीज मतलब प्लस कितना? 2। तो जो आपका पहले एरिया था वो कितना था? xy, उसमें कितना ऐड हो जाएगा? 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। ये वाला स्टेटमेंट समझ आया कैसे किया? लेंथ में 3 ऐड करें, ब्रेड्थ में 2 ऐड करें, तो जो एरिया है उसमें 67 ऐड हो जाता है, ठीक। इसका हमें कराना है मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई यहाँ कराइए, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू xy प्लस, xy से xy कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो दो इक्वेशन आई हैं इनको किसी भी एक मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, तो ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा, ठीक। मैं x के भी बना सकता हूँ या y के, तो यहाँ पर चलिए कराते हैं। अगर आप x के करा रहे हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 3 से, ठीक। चलिए ऐसा ही करता हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किससे? 2 से, ठीक। और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 से, ठीक। इसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो 6x माइनस 10y इक्वल्स टू कितना? ये, ठीक। इसके बाद इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो कितना? प्लस इक्वल्स टू कितना? 18, 183, ये आ जाएगा, ओके। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, ओके। जिसके कोफिशिएंट मैंने इक्वल बनाए हैं उनके अब साइन चेक करने हैं। इन दोनों के साइन सेम हैं, अगर साइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर माइनस कराने पर इसका साइन चेंज, इसका और इसका, सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ये ऑपरेशन लगाया गया था। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, उसमें से माइनस करा दिया गया किसको? इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करा के, ठीक। ये हमने सॉल्व किया है। तो प्लस का 6x और माइनस का 6x कैंसिल आउट, -10 -9 -19y, ओके। यहाँ तो बात आ रही है समझ में। इसके बाद माइनस का 183 और प्लस का 12 है, तो इसमें से माइनस करिए कितना? 171। कैसा? माइनस से माइनस ये आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 171 अपॉन 19, तो ये 9 टाइम कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? ये जो y की वैल्यू आई है इसको फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। चलिए मैं फर्स्ट में करता हूं, तो यहां लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट।
3x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या चल रहा था 6, 3 इंटू ओके x तो हमें चाहिए तो x लिखा माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 9 इक्वल्स टू 6, 3x ऐसे ही ठीक है 6, ये कितना ये प्लस का हो जाएगा और इसको ऐड कराइए तो 3x और यहाँ से x की वैल्यू कितनी 17, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, इतना यूनिट। ठीक, तो ये हमारे पास लेंथ रही होगी 17 यूनिट और ब्रेड्थ रही होगी कितनी। ठीक, ओके, कैलकुलेशन तो आपको सबको करनी आती है। मेन कॉन्सेप्ट क्या था, लेंथ मैंने मानी कोई x किसी रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ मानी y। ओके, इसमें ये x है ये y है, तो इसका एरिया कितना, वो कह रहा है अगर आप इस लेंथ को कम कर दें इस तरह से, ये इतना कर दें, कितना कम, -5, मतलब x में से 5 कम कर दिया, और y में वो कह रहा है इंक्रीज कर दीजिए कितना 3। अब आपका जो एरिया आएगा वो जो टोटल एरिया था उससे कितना कम हो जाएगा 9, इस तरह से। और नेक्स्ट में उसने दोनों में इंक्रीज करने के लिए बोला है तो टोटल एरिया कितना बढ़ जाएगा +67। इनको थोड़ा सा सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा।